दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MCQs करेंगे लिमिटेशन एक्ट के। यहाँ पे हम 50 MCQs करेंगे, फिर बाकी आगे के जो हमारे 100 MCQs बचेंगे उनको हम 2 वीडियोस और में कवर कर लेंगे। तो टोटल हमारी 3 वीडियोस होंगी जिसके अंदर हम 50 MCQs करेंगे और हमारे पास 160 के अराउंड MCQs हमारे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और इतने MCQs अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम दो जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा हो तो आप उस एग्ज़ाम को आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो आप बार बार इन वीडियोस को देख सकते हो, आपके जो जितने भी क्वेश्चंस है कवर हो जाएंगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लिमिटेशन एक्ट से बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जितनी चीज़ें हैं वो सब कवर हो जाएंगी इसके अंदर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। पूछता है पीरियड स्पेंट इन प्रोसिक्यूटिंग द केस बिफोर द कंज्यूमर फोरम कैन बी। तो जो पीरियड स्पेंट होता है जो कंज्यूमर फोरम से पहले का, मतलब कंज्यूमर फोरम के पास जो भी पीरियड स्पेंड होता है प्रोसिक्यूटिंग का, उसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम अपने लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो एक्सक्लूडेड आ जाएगा, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963 द कोर्ट हैज़ नो डैश पावर आउटसाइड द एक्ट टू रिलीव अ लिटिगेंट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इस तरीके की कोई पावर है या नहीं है ये पूछ रहा है कि मतलब कि लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से कोर्ट के पास कोई भी कैसी पावर नहीं है इस एक्ट के बाहर जहाँ पे वो लिटिगेंट को ये जो लिमिटेशन एक्ट है इनके प्रोविज़न से रिलीफ दे दे। तो जनरल या इनहेरेंट या ओवरराइडिंग इस तरीके की कोई भी पावर नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड द सेक्शंस एंड द आर्टिकल्स इन द लिमिटेशन एक्ट। तो इनमें से अगर आप सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो तो कौन सी स्टेटमेंट आपको सही मिलेगी? The sections lays down the general principles of jurisdiction and the articles prescribe the period of limitation applicable in matters provided therein। तो ऑप्शन सी ठीक है कि जो सेक्शंस हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स देते हैं जुरिडिक्शन के बारे में, और जो आर्टिकल्स इसके पीछे एक्ट के पीछे दिए गए हैं वो हमें क्या बताते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है इफ द मनी सूट फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज देन द सूट। अगर आप मनी सूट कर देते हो विद इन 3 years, जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उससे, तो वहाँ पे जो वो सूट होगा वो लिमिटेशन से बार्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ठीक है, इज़ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। फिर फिफ्थ में पूछता है डिले इन फाइलिंग द सूट। अगर आप सूट फाइल करने में डिले कर देते हो, कैन बी कंडोन्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 CPC। सूट को आप कंडोन कर सकते हो ऑर्डर 7 रूल 6 CPC के हिसाब से, उसके आप लिमिटेशन के हिसाब से उसको कंडोन नहीं करते। अदरवाइज जो अपील और एप्लीकेशन होती है वो सेक्शन 5 के हिसाब से जाती है, और जो सूट होता है वो ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC के हिसाब से हो जाता है। तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सूट इंक्लूड्स। तो सूट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? अपील, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन, नन ऑफ द। तो अपील एप्लीकेशन अपने आप में अलग चीज़ है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन इंक्लूड होगी। एग्जीक्यूशन के ऊपर जो सूट वाली बातें वो एप्लीकेबल होगी। तो ऑप्शन सी ठीक है। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। अब जो सेक्शन 3 है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? तो सूट के ऊपर होता है, अपील के ऊपर होता है, एप्लीकेशन के ऊपर होता है, एग्जीक्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट अ क्लेम बाय वे ऑफ डैश इज ट्रीटेड एज अ क्रॉस सूट। तो आप इस तरीके का अगर आप क्लेम करते हो तो उसको हम क्रॉस सूट बोलते हैं। जब आप चाहे सेट ऑफ से करें या काउंटर क्लेम से करें हम उसको क्रॉस सूट ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है इसका, अगर आपने सेट ऑफ से किया है या फिर आपने काउंटर क्लेम से किया है। तो अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट क्रॉस सूट बाय वे ऑफ सेट ऑफ शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। तो अगर आपने सेट ऑफ के थ्रू किया है तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि आपने कब उसको इंस्टीट्यूट किया है? ऑन द सेम डे एज अ सूट इन विच सेट ऑफ इस पीरियड हैज़ बीन फाइल। जब ओरिजिनल जिस सूट के अंदर आपने सेट ऑफ किया है, जिस दिन वो सूट फाइल हुआ था उसी दिन आपका सेट ऑफ भी मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट शेल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। काउंटर क्लेम कब माना जाएगा? तो ऑन द डे ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड। तो ऑप्शन बी ठीक है। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू। अब सेक्शन 3 किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता इन सभी ऑप्शंस में से? तो सूट के ऊपर होता है, अपील के ऊपर होता है, एप्लीकेशन के ऊपर होता है, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे नहीं होता। अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन का जब वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा तो कोर्ट किस चीज़ को ध्यान में रखेगा? अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखो तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। सुओ मोटो इवन व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ नॉट टेकन एनी ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन और हैज़ कन्फेस जजमेंट और हैज़ एडमिटेड दिस लायबिलिटी इन द रिटर्न स्टेटमेंट। की सुओ मोटो कर सकता है चाहे डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन लिया है या नहीं लिया है लिमिटेशन का। फिर पूछ रहा है सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब बाय एनी
लोकल लॉ और एनी स्पेशल लॉ। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। फिर पूछ रहा है सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1963 इज़, तो यहाँ पे अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे, इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन इन इट्स ऑपरेशन एंड इफेक्ट एंड इज सब्जेक्ट टू एंड कंट्रोल बाय सेक्शन 4 to 24। 4 से 24 जो सेक्शन है उनके कंट्रोल के अंदर है, इंडिपेंडेंट नहीं है सेक्शन 3। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन इज चेक्ड। तो जो लिमिटेशन चेक होती है व्हेन द प्लेंट इज एक्चुअली प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर कोर्ट, जब आप प्लेंट को प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करते हो वहाँ से लिमिटेशन को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर अ टाइम बार डेप्ट कैन बी क्लेम्ड, अब जो टाइम बार डेप्ट है उसको आप क्लेम कर सकते हो एज सेट ऑफ, एज काउंटर क्लेम, एज फ्रेश शूट। तो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, ऑप्शन डी ठीक है इसका। उसके बाद अंडर लिमिटेशन एक्ट द कोर्ट हैज़ नो पावर टू एक्सटेंड द लिमिटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, कि इनमें से किस ग्राउंड पे कोर्ट के पास पावर नहीं होती कि वो लिमिटेशन को एक्सटेंड कर सकती है। तो इक्विटेबल कंसिडरेशन पे नहीं कर सकती, हार्डशिप पे, नेसेसरी इम्प्लीकेशंस पे। तो इधर ए और बी और सी, तो ऑप्शन डी ठीक है इसका। फिर सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, तो सेक्शन 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है लिमिटेशन एक्ट का? सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन, तीनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो उसका ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज, अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ते हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका ऑप्शन बी ठीक है कि जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 34 इज एब्सोल्यूट एंड अनएक्सटेंडेबल। जो अभी हमने लास्ट वाला एक्ट के एमसीक्यूज किए उसके अंदर यही चीज़ थी कि जो सेक्शन 5 है लिमिटेशन एक्ट का, जिसके अंदर आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मांगते हो, वो आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 34 के अंदर नहीं मांग सकते। तो सेक्शन 5 जो है वो आर्बिट्रेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज वेयर द केस इज गवर्न बाय, जहाँ पे किस तरीके से केस गवर्न हो रहा होगा, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, लोकल लॉ के हिसाब से या स्पेशल लॉ से। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, इधर ए और बी और सी। एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट द इविक्शन प्रोसीडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोलर अट्रैक्ट्स, तो ये जो एप्लीकेशन होती है लीव टू कंटेस्ट की, जो हम इविक्शन प्रोसीडिंग में डालते हैं रेंट कंट्रोलर एक्ट के, उसके अंदर कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है? सेक्शन 10 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज, अगर आप चार ऑप्शन को पढ़ते हो तो अप्लाइज वेयर अ सर्टेन पीरियड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय स्टैच्यू, जहाँ पे कुछ सर्टेन पीरियड दिया गया उस स्टैच्यू की तरह, तो वहाँ पे होगा, ऑप्शन ए ठीक है इसका। फिर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट, अगर आपको ये सेक्शन 4 अप्लाई करना है तो इनमें से क्या चीज़ करनी होगी? इसका ऑप्शन बी ठीक है। It is not necessary that the court should be closed for the whole day and it is sufficient if the court is closed during any part of its normal working hours। ठीक है। फिर the extension of the time granted by section 4 limitation act 1963, जो extension होता है टाइम का section 4 के हिसाब से, उसके बारे में पूछ रहा है, can be combined with section 12 of limitation act। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, अब सेक्शन 5 जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सूट पे नहीं होता। तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर इन मैटर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट द गवर्नमेंट हैज़ टू बी अकॉर्डेड, अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ते हो, ट्रीटमेंट सिमिलर टू प्राइवेट सिटीजन हावर सर्टेन अमाउंट ऑफ लैटिट्यूड इज नॉट इम्परमिसिबल। तो ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963, ये जो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मांगते हो सेक्शन 5 के अंदर, अगर आप इन्हीं सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी ठीक है। लेंथ ऑफ डिले इज नो मैटर, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज द ओनली क्रिटेरियन, की डिले कितना है वो मैटर नहीं करता, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो एक्सेप्टेबल हो रही है या नहीं हो रही है वो मैटर करती है। तो ऑप्शन बी ठीक है। इन द मैटर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, ऑप्शन ए ठीक है इसका। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एवरीडेज डिले बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इशूड इंसिस्टेड अपॉन, कि आप हर दिन का स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं मांगोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट कैन, अगर आप सभी ऑप्शंस को पढ़ते हो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट कैन, तो इसमें से ऑप्शन डी ठीक है, ए एंड बी बोथ, कि जो भी इसके ए और बी ऑप्शन दिए अगर आप इसको रीड करते हो तो दोनों ही ठीक है इसके।
फिर एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, अगर ये जो एप्लीकेशन होती है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, अगर हम इनके सभी ऑप्शंस को पढ़ें तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, हैज़ टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट ऑन मेरिट्स एंड ऑर्डर हैज़ टू बी पास्ड विद रीजंस, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, तो सेक्शन 6 अब किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सूट्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो बोथ ए एंड बी इसका ठीक है। फिर 32 के अंदर पूछता है कि सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 है वो अपील के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कैन बी अवेल्ड बाय, किसके द्वारा अवेल किया जा सकता है, तो ये प्लेंटिफ्स के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। लीगल डिसेबिलिटीज आर, लीगल डिसेबिलिटी इनमें से कौन कौन सी है, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, ईडीएससी या फिर सभी की सभी, तो सारी की सारी ये लीगल डिसेबिलिटीज ही हैं, ऑप्शन डी ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, अब सेक्शन 6 इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इंसॉल्वेंट, माइनर, इनसेन या इडियट, तो सेक्शन 6 जो है वो इंसॉल्वेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ऑप्शन ए ठीक है इसका। फिर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, अगर इन सभी ऑप्शंस को आप पढ़ते हो तो इनमें से किसके ऊपर सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो सेक्शन 6 जो है सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ऑप्शन सी ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टैंड एक्सटेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो ये कितने तक एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो ऑप्शन बी ठीक है। टाइम विच हैज़ बिगन टू रन कैन बी स्टॉप्ड इन केस ऑफ, किस केस के अंदर आप उस टाइम को रोक सकते हो, अगर एक बार ही वो स्टार्ट हो गया तो, अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो उसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, सेक्शन 9 में दिया है। सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, तो इनमें से किन किन केस के ऊपर सेक्शन 6 जो है वो अप्लाई नहीं होता, तो इलनेस, पुअर्टी, इंसॉल्वेंसी, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है वो पूछा, तो इलनेस के ऊपर भी नहीं होता, पुअर्टी के ऊपर भी नहीं होता और इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी नहीं होता, तो इनमें से किसी पे भी नहीं होता। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील, रिव्यू और रिवीजन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर अपील शैल बी एक्सक्लूडेड अंडर, तो ये जो टाइम होता है जिसमें आप कॉपी निकालते हो उसकी, तो ये एक्सक्लूड हो जाता है, ये कौन से सेक्शन के अंदर हमें बात दी गई है, ये बात हमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में दी गई है, ऑप्शन बी ठीक है। In computing the period of limitation for application to set aside an award, the time required in obtaining a copy of the award shall be excluded under, अब ये वाला टाइम कौन से सेक्शन के अंदर एक्सक्लूड होता है, ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के अंदर एक्सक्लूड होता है। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील कमेंसेस फ्रॉम, तो ये जो लिमिटेशन होती है अपील फाइल करने की, कब से स्टार्ट हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है जिस दिन जजमेंट आता है उस दिन से, तो ऑप्शन ए ठीक है, द डेट ऑफ जजमेंट। टाइम रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मींस, जो ये टाइम रिक्वायर्ड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर आता है, इसका मतलब होता है एक्चुअल टाइम टेकन, तो ऑप्शन सी ठीक है। टाइम एक्सक्लूडेड हैज टू बी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है इसको आप किस बेसिस पे कंसीडर करते हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉपी ऑफ जजमेंट डिक्री प्लेस ऑन रिकॉर्ड, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू, ये जो सेक्शन 13 है लिमिटेशन एक्ट का, ये अप्लाई होता है कहाँ पे, सूट फाइल्ड इन फॉर्मा पॉपरिस, तो सेक्शन 13 उसके ऊपर फाइल एप्लीकेबल होता है। अंडर सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट द टाइम इज एक्सक्लूडेड, ये जो टाइम एक्सक्लूड किया जाता है इफ द एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील इज अ पॉपर इज रिजेक्टेड, अगर वो जो पॉपर जो गरीब व्यक्ति उसकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उस टाइम को आप एक्सक्लूड कर देते हो। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर, ये जो दोनों सेक्शन है अपने आप में क्या है एक दूसरे से, ये सेक्शन ना ही इंडिपेंडेंट है ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। सेक्शन 15 एक्सक्लूड्स फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, किस चीज़ को एक्सक्लूड करने की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ नोटिस, टाइम टेकन इन ग्रांटिंग प्रीवियस कंसर्न, टाइम टेकन इन ग्रांट ऑफ सैंक्शन, तो तीनों ही चीज़ एक्सक्लूड हो जाती है, तो ऑप्शन डी ठीक है। सेक्शन 15 डज नॉट अप्लाई टू, सेक्शन 15 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपील के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ऑप्शन बी ठीक है। टाइम टेकन इन प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल, इसके अंदर हमारे 50 के ऑप्शंस नहीं आ पाए, तो यहाँ 49 तक करते हैं, फिर आगे के जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @kushaq के ऊपर। इस वीडियो के लिए इतना ही।